अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द यूज़ ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन द आईडीई ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस। इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप सेम लिख सकते हैं। अब इसमें आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि टर्बो सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज का कंपाइलर है, ये हमें आईडीई प्रोवाइड करता है, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब ये क्या होता है? ये डिफरेंट प्रोग्राम्स का कम्बिनेशन होता है। इसका इस्तेमाल करके हम अपना कोड राइट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं उसे। इसके अलावा टर्बो सी प्लस प्लस हमें एक पावरफुल डिबगर भी प्रोवाइड करता है। अब डिबगर क्या होता है? डिबगर भी एक प्रोग्राम होता है, वो एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए और एरर्स को प्रोग्राम से रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि आईडीई को इस्तेमाल कैसे करना है। आईडीई को यूज़ करने के लिए सबसे पहले उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसके शॉर्टकट आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आईडीई ओपन हो जाएगा, यानी कि टर्बो सी प्लस प्लस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप बता सकते हैं कि इसके अंदर हमें मेन्यू बार मिलती है, यानी ऊपर एक पट्टी सी बनी हुई होती है, मेन्यू बार उसे कहते हैं। और उस मेन्यू बार के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट मेन्यूज़ अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएट का ऑप्शन हो सकता है, एडिट का बटन हो सकता है, कंपाइल का हो सकता है, एग्जीक्यूट का होगा, डिबग का होगा। तो इन ऑप्शंस को या इन मेन्यूज़ को अपनी नीड के मुताबिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन ऑप्शंस को यूज़ कैसे करेंगे? सिंपली माउस के ज़रिए जाके क्लिक करेंगे और वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा और उसे आप यूज़ कर लेंगे। या दूसरा तरीका ये भी है कि आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्टकट की आप यूज़ करेंगे आल्ट और उसके साथ जो भी आपने मेन्यू सेलेक्ट करना है उसका पहला करैक्टर प्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप फाइल का मेन्यू यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्रेस करेंगे आल्ट प्लस एफ। फिर थर्ड क्वेश्चन है वाई मेन फंक्शन इज़ इम्पोर्टेंट इन सी लैंग्वेज। हमें पता है कि जितनी की जितनी लॉजिक लिखी जाती है, जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, वो मेन फंक्शन के अंदर लिखी जाती हैं। तो अगर मेन फंक्शन नहीं होगा तो प्रोग्राम की लॉजिक भी नहीं बनेगी, ना प्रोग्राम रन होगा, प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। इस वजह से मेन फंक्शन का मौजूद होना ज़रूरी है और पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक मेन फंक्शन ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंकिंग और लोडिंग क्या होता है। ये दोनों बताने से पहले मैं कंपाइलिंग बताऊंगा, यानी कंपाइलिंग क्या होती है, फिर इन दोनों की अच्छे से समझ आएगी आपको। अब कंपाइलिंग में ये होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता है उसे मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। जब हम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक फ़ाइल मिलती है जिसे ऑब्जेक्ट फ़ाइल कहते हैं और उस ऑब्जेक्ट फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है .obj। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है लिंकिंग का। अब लिंकिंग के अंदर क्या करना है? ये जो अभी हमें .obj वाली फ़ाइल मिली है ना, इसको हमने कनेक्ट करना है हेडर फाइल के साथ, यानी लाइब्रेरी फ़ाइल के साथ। वो कौन सी फ़ाइल होती है? जो हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h या conio.h। ये जो stdio.h या conio.h वाली फाइल्स होती हैं, इन्हें हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी फाइल्स बोलते हैं। इन फाइल के साथ .obj वाली फ़ाइल को लिंक करने का प्रोसेस कहलाता है लिंकिंग। और ये काम कौन करता है? एक प्रोग्राम होता है जिसे कहते हैं लिंकर। लिंकर ऑब्जेक्ट फ़ाइल को हेडर फाइल के साथ, यानी कि लाइब्रेरी फ़ाइल के साथ लिंक कर देता है। उसके बाद स्टेप आता है लोडिंग का। लेकिन उससे पहले ये जो अभी मैंने बताया कि लिंकर ऑब्जेक्ट फ़ाइल को हेडर फाइल के साथ जब लिंक करता है तो उसके बाद एक नई फ़ाइल बनती है। उस फाइल को कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल, उसकी एक्सटेंशन होती है .exe। अब ये जो एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल होती है ना, इसे एक और प्रोग्राम होता है, उसका नाम होता है लोडर। लोडर जो है वो इस एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल को उठा के स्टोर कर देता है कंप्यूटर की मेमोरी में। तो ये स्टोर करने का प्रोसेस कहलाता है लोडिंग, यानी कि एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने का प्रोसेस कहलाता है लोडिंग। और लोडिंग करता कौन है? एक प्रोग्राम जिसका नाम होता है लोडर। फिर इसके बाद एक स्टेप आता है जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिंग। सिंपली उसमें क्या होता है, ये जो फाइल अभी एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल जो अभी लोडर ने लोड किया है मेमोरी में, उसको रन किया जाता है। उस फाइल को रन करने का प्रोसेस कहलाता है एग्जीक्यूटिंग द सी प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज मशीन लैंग्वेज एग्जीक्यूट फास्टर। मशीन लैंग्वेज जल्दी एग्जीक्यूट क्यों हो जाती है, उसका कोड क्यों जल्दी रन हो जाता है कंप्यूटर के अंदर? क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर सिस्टम की नेटिव लैंग्वेज है।
यानी कि कंप्यूटर के अंदर जब मशीन लैंग्वेज का कोड लिखा जाता है वो बाइनरी फॉर्म में लिखा जाता है, 0-1 की फॉर्म में लिखा जाता है, और इस कोड को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह से इसका कोड कंप्यूटर जल्दी रन कर लेता है, एग्जीक्यूट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंपाइलिंग और रनिंग द सी प्रोग्राम की शॉर्टकट कीज़ बतानी है। तो कंपाइलिंग करने की शॉर्टकट की है Alt+F9 और रन करने की शॉर्टकट की है Ctrl+F9। अगर आपसे कहा जाए रनिंग की बताएं या एग्जीक्यूटिंग की बताएं तो रनिंग का मतलब एग्जीक्यूटिंग ही होता है, एग्जीक्यूटिंग का मतलब रनिंग ही होता है, तो उस टाइम पे आपने Ctrl+F9 वाली की बतानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर दोबारा से पूछा गया है कंपाइलिंग और सेविंग की बताएं। कंपाइलिंग की अभी बताई है Alt+F9 और सेव करने की शॉर्टकट की होती है F2। लिंकर और लोडर के बारे में नेक्स्ट सवाल में पूछा गया, वो मैं पहले बता चुका हूँ। लिंकर ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक कर देता है हेडर फाइल के साथ, यानी कि लाइब्रेरी फाइल के साथ, और एक नई फाइल बना देता है जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, और उस फाइल की एक्सटेंशन होती है .exe। और लोडर क्या होता है? लोडर एक प्रोग्राम होता है जो कि इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को उठा के कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिफाइन डायरेक्टिव क्या होता है। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की एक टाइप है जो कि प्रोग्राम के अंदर कांस्टेंट बनाने के लिए यूज़ होता है। कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो प्रोग्राम की रनिंग के दौरान चेंज नहीं होती। बहरहाल इसको लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम हैश का सिंबल यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर हम डिफ़ाइन का कीवर्ड यूज़ करेंगे। डिफ़ाइन का कीवर्ड लिखने के बाद हम कांस्टेंट का नाम लिखेंगे और उसकी वैल्यू लिख देंगे, तो हमारे पास कांस्टेंट क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा हैश डिफ़ाइन, फिर मैं स्पेस दूंगा, कांस्टेंट मैंने बनाया पाई, फिर मैंने स्पेस दे के उसकी वैल्यू लिख दी 3.1415। तो मेरे पास पाई के नाम से एक कांस्टेंट बन गया और इसकी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। 11th क्वेश्चन में पूछा गया है कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही ट्रांसलेटर हैं, यानी कि दोनों ही यूज़ होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करने के लिए, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों ही यूज़ होते हैं सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए। फिर इन दोनों के अंदर दरमियान डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस ये है कि कंपाइलर पूरे का पूरे कोड को एज आ होल कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के कोड के अंदर, यानी कि एक ही बार में पूरे को हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के कोड के अंदर। लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन पहले एक लाइन को उठाएगा सोर्स कोड की, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड की, और उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के कोड में, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में, फिर अगली लाइन को उठाएगा। दूसरा डिफरेंस यह है कि कंपाइलर जब कोड को कन्वर्ट कर रहा है, सोर्स कोड को कन्वर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट कोड में, और उस दौरान अगर कोई एरर आएगा तो कंपाइलर अपनी वर्किंग स्टॉप नहीं करेगा। कंपाइलर हमें बाद में एरर्स प्रोवाइड करेगा, एरर की लिस्ट प्रोवाइड करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा? इंटरप्रेटर ने जब पहली इंस्ट्रक्शन को उठाया वो चेक करेगा क्या इसमें एरर है या नहीं है। अगर एरर नहीं है तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में, और अगर एरर होगा तो इंटरप्रेटर बाकी इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट नहीं करेगा, वो अपना काम रोक देगा जब तक उस एरर को रिमूव नहीं किया जाएगा। आखिरी सवाल में पूछा गया सी लैंग्वेज को डेवलप करने के स्टेप्स बताएं। तो सबसे पहला स्टेप होता है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग का, फिर होता है सेविंग का, फिर होता है कंपाइलिंग का, फिर होता है लिंकिंग का, फिर लोडिंग और फिर एग्जीक्यूटिंग।